नमस्कार साथियों, द इम्पार्शियल ट्रुथ टू बी टोल्ड के एक और कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम की मैं शुरुआत करूं उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए और देखिए कि किस प्रकार अंधभक्त अपनी अंधभक्ति में चूर होकर देश के संवैधानिक मूल्यों को तार तार कर रहे हैं। मित्रों, विरोध करना इस देश में एक बुनियादी हक है। याद रखिए, हमें स्वतंत्रता भी विरोध करने के उस बुनियादी हक से मिली है जो हमें महात्मा गांधी ने सिखाया था। महात्मा गांधी को जब साउथ अफ्रीका में फर्स्ट क्लास का टिकट होते हुए भी उनके कोच से बाहर निकाल दिया गया था, सिर्फ इस बात पर क्योंकि वे काले थे, श्वेत नहीं थे, तब उन्होंने इसका विरोध किया था और इस विरोध की आग से ही हमने स्वतंत्रता पाई थी। इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं आपसे आगे बात करता हूँ। देखा आप लोगों ने किस प्रकार इन मोदियों ने, इन अंधभक्तों ने विरोध करने के लिए सवार, ये मैजिक पर जो ये लोग सवार थे, ये इस गाड़ी पर जो लोग सवार थे, ये लोग किसान विरोधी अध्यादेश का विरोध करने के लिए जा रहे थे और इन्हें रोककर ज़बरदस्ती मारा गया, पीटा गया और उसके बाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। मित्रों, जैसा कि मैं पहले भी कहता आया हूं कि इस देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक ये अंधभक्त, ये मोदास ही हैं। अगर देश का बेड़ा गर्क कोई करेगा तो वो ये मोदास ही करेंगे। इन लोगों को इस देश का इतिहास पता नहीं, संविधान के मूल्यों पर इनका कोई भी लेना देना नहीं है। इन्हें संविधान के मूल्यों से कोई मतलब नहीं है। इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि यह देश संविधान पर चलता है, ना कि किसी दमनकारी नीति पर। और संविधान में किसी गलत चीज़ के लिए आवाज़ उठाने का अधिकार सबको प्राप्त है। इन्हें इन चीज़ से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने इस देश का इतिहास नहीं पढ़ा, इन्होंने इस देश का संविधान नहीं पढ़ा, इन्होंने सिर्फ पढ़ा है तो नागपुर से आया गोबर, वही गोबर इनके दिमाग में भरा हुआ है। अगर देश के अंदर आज कोई भी समस्या होती है तो इसके लिए पिछली पार्टियां जिम्मेदार हैं, नेहरू जिम्मेदार हैं या 70 साल का कांग्रेस का शासन जिम्मेदार है। अगर देश में कोई भी समस्या आई है तो उसका समाधान ढूंढने के बजाय ये विपक्ष की तरफ पीठ करके खड़े हो जाते हैं, बार बार ये विपक्ष पर दोषारोपण करते हैं। इस तरह से ये देश कभी भी नहीं चल सकता और इनके द्वारा किया गया ये कृत्य जग जाहिर है। ये आज पहली बार नहीं हुआ है। पहले किसी मुसलमान ड्राइवर को सिर्फ इस बात पर पीटा जाता था कि इस बात का शक होता था कि शायद उसके ट्रक में गौमांस जा रहा है या नहीं, जांच नहीं करेंगे, सिर्फ भीड़ बनकर उसको मारेंगे, पीटेंगे और यहाँ तक कि इतना मारेंगे कि वो व्यक्ति अस्पताल में दम तोड़ देता है। अभी कुछ दिन पहले की ही ये घटना शायद गुड़गांव हरियाणा की है और इससे पहले की तो कई घटनाएं आ चुकी हैं, कुछ राजस्थान की, कुछ कहीं की। संवैधानिक संस्थाओं को एक के बाद एक खत्म किया जा रहा है, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा ही हो रहा है और सब चुपचाप बैठे तमाशा देख रहे हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? अभी चंद रोज पहले इतवार के रोज
किसान विरोधी अध्यादेश को राज्यसभा में पेश किया गया और बगैर उस पर वोटिंग कराए ध्वनि मत से उसको पारित करा लिया गया, जो कि सरासर अन्यायपूर्ण है, संविधान के खिलाफ है। हो सकता है बहुत से लोग विपक्ष के आचरण को ये कहें कि उनका विपक्ष का आचरण भी निंदनीय था। ठीक है, मैं मानता हूं कि उनका आचरण निंदनीय था। वो वेल में आ गए, उन्होंने वेल में आकर रूल बुक लहराने लगे, रूल बुक फाड़ने की भी कोशिश करी, यहाँ तक कि स्पीकर महोदय के सामने लगे हुए माइक से भी तोड़फोड़ की गई। ठीक है, लेकिन आप मुझे बताएं कि उनके पास चारा क्या था? इतने सब के बावजूद भी ध्वनि मत से अलोकतांत्रिक तरीके से इस अध्यादेश को पारित करा लिया गया, जबकि पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। कल 25 सितंबर को पूरे देश में भारत बंद का आयोजन किया गया था 30 किसान यूनियनों के जरिए, भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में, और ये बंद सब जगह चला। और 24 तारीख से पंजाब में ऑलरेडी रेल रोको आंदोलन चल रहा है, जो अभी बढ़ाकर 29 तारीख तक के लिए कर दिया गया है। कल विभिन्न माध्यमों से जो खबर जुटाई उससे ये जानकारी हुई कि अभी यह आंदोलन थमने वाला नहीं है। किसान ये चाहते हैं कि ये अध्यादेश कानून का रूप ना ले, राष्ट्रपति इस पर दस्तखत ना करें और इसे कानून ना बनने दें और इसे वापस लौटा दें। और यदि ऐसा नहीं होता है तो किसानों ने यह भी स्पष्ट किया है कि 1 अक्टूबर से ये आंदोलन और उग्र रूप लेगा और पूरे देश में रेल रोकी जाएगी और पूरे देश में बंद किया जाएगा एक बार फिर से। मैं यहाँ अपने प्रधान सेवक से ये पूछना चाहूँगा कि यदि यह अध्यादेश कानून की शक्ल ले लेता है और उसके बाद किसान सड़कों पर उतर आते हैं और देशव्यापी बंद का आह्वान करते हैं, तब आप क्या करेंगे? आप अपनी प्रशासनिक शक्तियों का इस्तेमाल करके इस आंदोलन को कुचलेंगे, पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्ण व्यवहार करके इन पे लाठीचार्ज करवाएंगे, या किसी भी तरह से इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन तो बचता नहीं है। बिकॉज यू डू नॉट बिलीव इन डायलॉग्स। आप डायलॉग्स में विश्वास नहीं करते हैं, आप एक तरफा बात कहना जानते हैं। अगर ये कृषि विधेयक इतना ही अच्छा है, अगर ये अध्यादेश इतना ही अच्छा है, तो किसान सड़कों पर भांगड़ा क्यों नहीं कर रहा है? वो सड़कों पर प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है? बहुत समय पहले नेहरू और सरदार पटेल महात्मा गांधी के पास गए थे और उन्होंने ये कहा था कि बापू, अगर आप नहीं रहेंगे तो हम इस देश की किसी भी समस्या का समाधान किस प्रकार करेंगे? क्योंकि अभी हमें कोई समस्या आती है तो हम आपके पास आते हैं और आपसे हमें समाधान मिल जाता है। तब बापू ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, उस मंत्र को अपने जीवन भर में उतार लेना, सार लेना, इस देश की हर समस्या का हल तुम कर पाओगे। और वो मंत्र था कि किसी भी कार्य को करने से पहले ये देखो कि उस कार्य का प्रभाव इस देश के गरीब से गरीब व्यक्ति पर क्या पड़ेगा। यदि उस गरीब व्यक्ति पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है तो तुरंत से पहले उस नीति को अपना लो, और यदि इस देश के गरीब से गरीब व्यक्ति पर इसका उल्टा प्रभाव या दुष्प्रभाव पड़ता है तो उस नीति को अपनाने की कतई आवश्यकता नहीं है। और मुझे यह महसूस होता है इनके पिछले कई मास्टर स्ट्रोक्स को देखते हुए, हमारे प्रधान सेवक के पिछले कई मास्टर स्ट्रोक्स को देखते हुए, कि इन्हें इस बात से कोई मतलब ही नहीं है, इन्हें इस मंत्र से कोई लेना देना ही नहीं है। इन्होंने नोटबंदी करी और देश के असंगठित अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। गलत तरीके से जीएसटी लाए, देश की असंगठित अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। जो थोड़ी बहुत सांस उस अर्थव्यवस्था में आ रही थी, उसको इन्होंने एक गलत तरीके से लॉकडाउन लगाकर उस व्यवस्था को भी खत्म कर दिया। आज मार्केट के हालात क्या हैं, ये हम और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी इस विषय पर जिक्र किया था कि मार्केट को अभी उभरने में कितना समय लगेगा, एक ऐसे समय में जब कंपनियां इस देश को छोड़कर जा रही हैं। मैंने पिछले एपिसोड में ये जिक्र किया था कि टोयोटा ने अपने भारत में अब स्केल अप करने से मना कर दिया है, लेकिन वो कंपनी रहेगी यहीं पर, लेकिन स्केल अप नहीं करेगी, मीन्स मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा नहीं बढ़ाएगी। और अभी कल ही मैंने एक न्यूज़ और सुनी है कि हार्ले डेविडसन ने अपना मन बना लिया है कि वो इस देश को छोड़कर चले जाएंगे। मित्रों, आपको लगेगा कि हार्ले डेविडसन तो एक ऐसी कंपनी है जिसका बहुत कम यहाँ पर बाइक्स वगैरह बिकती हैं, क्योंकि उसका परसेंटेज बहुत कम है, क्योंकि गाड़ियाँ उसकी बहुत महंगी होती हैं, तो उसके जाने न जाने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप गलत हैं। अर्थव्यवस्था में हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है। आज अगर हार्ले डेविडसन छोड़कर जा रही है तो हो सकता है कल को कोई और कंपनी छोड़कर जाए, क्योंकि हालात ऐसे बन चुके हैं।
और धीरे धीरे ये समस्या और विकराल रूप लेती जाएगी। किसानों की समस्या पर अगर बात करें, सभी लोगों ने कई बार अपने अपने चैनल के माध्यम से ये बताने का प्रयत्न किया है कि कौन कौन सी वो 3 चीज़ें हैं जिसको लेकर के किसानों को समस्या है। फिर भी बहुत संक्षेप में मैं एक बार फिर से इस चीज़ को समझा देता हूँ, ताकि अगर किसी अंधभक्त को अभी तक नहीं समझ में आया तो शायद अब समझ ले, शायद अब उसको ये पता लग जाए कि देश किस गड्ढे में जा रहा है, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है, और ये संशोधन है कि जमाखोरी पर से प्रतिबंध हटा दिया गया है। मैं बड़ा सिंपल तरीके से समझाता हूँ। पहले भंडारण पर एक नीति थी कि इतने % तक ही आप, एक निश्चित समय तक ही आप भंडारण कर सकते हैं, उसके ऊपर एक कैपिंग लगी हुई थी, उसके ऊपर आप भंडारण नहीं कर सकते। सरल भाषा में समझें, किसी वस्तु के, मान लीजिए अरहर की दाल के दाम बढ़ाने हैं, तो एक बड़ा व्यापारी, मैं केवल एक जिले का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, मैं पूरे देश का एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, जिले का एक बड़ा व्यापारी जिले में जितनी अरहर की दाल है उसका भंडारण कर लेता है। जाहिर सी बात है, अरहर की दाल एक मेन दाल होती है, हर घर में यूज़ की जाती है। जाहिर सी बात है, उसका भंडारण हो जाने के बाद मार्केट में स्टॉक की कमी आएगी, परंतु मांग में कमी नहीं आएगी, मांग बढ़ेगी। तब वो बड़ा व्यापारी जिसने उस दाल का स्टॉक करा हुआ है, पूरे ज़िले की दाल का स्टॉक करा हुआ है, वो उसको अपने मनमाने रेट पर बेचेगा। इसीलिए जमाखोरी पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, लेकिन अब यह प्रतिबंध हटा दिया गया है। अब आते हैं देश के कॉन्टेक्स्ट में। जो बड़े व्यापारी हैं, सिंपल सा एग्जांपल लूंगा, 2 लोगों के नाम लूंगा जो हमारे प्रधान सेवक के मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, जिनके लिए ये सरकार काम करती है, अडानी और अंबानी। और अडानी ने तो मोगा में अपना वेयरहाउस बनाना शुरू भी कर दिया है। तो शायद आप लोगों ने देखा होगा, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसकी फोटोज भी शेयर हुई हैं, उस बोर्ड की, और उस पर लिखा हुआ है इन सर्विस विद FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो उस बड़े से वेयर हाउस में किसानों से सस्ते में खरीद कर वो भंडारण करेंगे, और उसके बाद वो उसका रेट तय करेंगे और वो उसे मार्केट में लाएंगे, यानी बाजार का एकाधिकार। दूसरे पर आते हैं, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020। APMC और मंडियों के बाहर भी उपज बेच सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। मंडियां विशेष रूप से पंजाब का, हरियाणा का और वेस्टर्न यूपी का किसान इसका विरोध सबसे ज़्यादा क्यों कर रहा है, इसको समझने की कोशिश करिए। हमारे यहाँ इस पर्टिकुलर एरिया में, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में सूखा गल्ला ज़्यादा होता है, यानी कि धान और गेहूँ, और इसको किसान सीधे जाकर APFC या मंडियों में जाकर के बेचता है, जहाँ पर लाइसेंसधारी विक्रेता होते हैं, और वो उनको बेच देता है समर्थन मूल्य पर। और इससे पहले बाकी की जो उपज होती थी, जो सब्जियां वगैरह होती थी, वो पहले भी मंडी से बाहर बेची जाती रही हैं, लोग मंडी से बाहर लेते रहे हैं। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, पहले भी ये इस तरह की चीज़ें बाहर बेची जाती रही थी। लेकिन कल्पना करिए, अगर ये मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, जो कि धीरे धीरे होगा, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा झोल है। अगर अब किसान मंडी में अपनी फसल बेचना चाहेगा तो उसे टैक्स देना पड़ेगा, पर बाहर के किसी व्यापारी को अगर वो बेचना चाहेगा तो उस पर उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मंडी व्यवस्था बिहार में पहले से ही खत्म है, 2006 में इसे लागू किया गया था, और आज वहाँ क्या हालात हैं हम सभी जानते हैं। वहाँ का किसान कैसी व्यवस्था से गुजर रहा है ये सभी जानते हैं। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से किसान इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि मंडियां समाप्त हो जाएंगी इस तरीके से, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर मंडी के अंदर अपनी उपज बेचने में टैक्स लगेगा तो किसान मंडी के अंदर नहीं बेचेगा, वो फिर बाहर बेचने पर मजबूर होगा, और ऐसे करके धीरे धीरे मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और चरमरा जाएगी, और ये आने वाले 2-3 सालों के अंदर अंदर होगा। इसलिए किसान इसका विरोध कर रहा है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020। इसके तहत अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो सकेगी। अब अंदाजा लगाइए कि किसी किसान के पास 100 एकड़ ज़मीन है, अडानी आते हैं या कोई और व्यापारी आते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट पर ले लेते हैं, 99 साल की लीज साइन करते हैं, बोलते हैं जी आप गेहूं उगाओ, सड़ेगा गलेगा जैसा भी होगा वो मैं ख़रीदूंगा और इस रेट पे ख़रीदूंगा। फसल तैयार हुई 6 महीने के अंदर अंदर, और मान लीजिए
उस व्यापारी ने जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो ये कह देता है कि हमें जी आपकी फसल नहीं खरीदनी, या हम इस रेट पर नहीं लेंगे, जो रेट तय हुआ था हम इस रेट पर लेंगे, किसान कहाँ जाएगा? क्योंकि इस विधेयक के तहत किसान किसी अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकता, फैसला सिर्फ और सिर्फ एसडीएम करेगा। और एसडीएम किसका एम्प्लॉय है? सरकार का। क्या आपको लगता है कि एसडीएम सरकार से बाहर जाकर कोई फैसला देगा किसान के हित में? सवाल ही नहीं उठता। तो ये वो 3 चीज़ें हैं जिसके खिलाफ किसान आज सड़कों पर है। और इसमें एक एमएसपी का मुद्दा और है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार ये बोल रही है मुंह से कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, लेकिन वो इसको गारंटी के तहत लिखित में आश्वासन क्यों नहीं दे देती? इस सवाल पर नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्री हैं, उनका ये कहना था कि पहले भी ये व्यवस्था नहीं थी। अरे सर, तो पहले नहीं थी तो अब कर दो। जो चीज़ें पहले नहीं होती थी उसी के लिए तो आपको यहाँ पर लाया गया है, इसीलिए तो आप सरकार में आए हो। 70 साल का ड्रामा खेलकर आप सरकार में आए हो, तो जो चीज़ें पहले नहीं होती थी उनको अब आप कर दो। अब क्यों नहीं करते हो? दूसरा, संडे के बाद जब ये विधेयक पेश हुआ, शायद सोमवार या मंगलवार की घटना है, अंग्रेजी अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में ये छापा गया जो ये बिल है, इसके प्रति मिथ्स क्या हैं एंड फैक्ट्स क्या हैं। सर, 2-4 ट्रांसलेटर भी भेज देते हैं हर अखबार के साथ, क्योंकि मुझे जहाँ तक नॉलेज है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, इस देश का किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो अंग्रेज़ी में पढ़ ले और उस अंग्रेज़ी तर्जुमे को अपने लैंग्वेज के हिसाब से अनुवाद करके समझ ले। मैंने फिर कहा, हमारे प्रधानमंत्री डायलॉग से बचते हैं, वो 2 वे कम्युनिकेशन नहीं करना जानते, वो मन की बकवास करना जानते हैं। इसीलिए जब इस पूरे देश में आग लगी हुई है, किसान सड़क पर धरने में है, वो विराट कोहली के साथ अपने मन की बकवास कर रहे थे और उसमें सहजन का पराठा बनाने की रेसिपी शेयर करने की बात कर रहे थे। सहजन वैसे बिहार बंगाल में बहुत चाव से खाया जाता है और साउथ में सांभर में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन मैंने तो आज तक सहजन का पराठा ये कभी नहीं सुना। पहली बार प्रधान सेवक के मुंह से सुना। पता नहीं इनका भाषण कौन लिखता है, शायद साइकोलॉजिस्ट की आवश्यकता है उसको। मेरी सलाह तो यही रहेगी, सर जो भी आपका भाषण लिखता है उसको एक बार साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं। और अगर किसी मित्र ने कभी सहजन के पराठे के बारे में सुना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या ये होता है या नहीं। खैर, वो इस विषय पर बात करते हुए नजर आए, जबकि आपको डायलॉग करना चाहिए। आप जानते हैं इस समय अमेरिका में चुनाव चल रहा है और वहां चुनाव का मसला क्या है? बेटर हेल्थ केयर, बेटर एजुकेशन, हाउ टू रीग्रो आवर इकोनॉमी, ये वहां के मुख्य मसले हैं। हमारे यहां बिहार का चुनाव आने वाला है, यहां पर मसले जानते हैं आप क्या होंगे? सुशांत सिंह राजपूत, कंगना रनौत, राम मंदिर, जातिवाद, हिंदू मुसलमान, ये तो पेट टॉपिक है हिंदुस्तान का। इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं होगा। आप जानते हैं आज जिस हालात में हम खड़े हुए हैं या आज जिस हालात में आप खड़े हुए हैं, इसके लिए कहीं हद तक आप और हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने कभी अपने सांसद से, अपने विधायक से कभी कोई सवाल नहीं किया। हमने क्यों गिरबान पकड़कर अपने सांसद से नहीं पूछा कि मेरे शहर के अंदर कोई अच्छी एजुकेशन के लिए कोई अच्छी नीति क्यों नहीं बनी आज तक, या मेरे शहर के अंदर, मेरे शहर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी तक का इलाज क्यों नहीं होता है, या हृदय रोग से संबंधित या डायबिटीज से संबंधित गंभीर बीमारियों का इलाज क्यों नहीं होता है। मेरी एक अमेरिकी मित्र से, मेरे एक मित्र हैं जो अमेरिका में सेटल्ड हैं, उनसे मेरी एक बार बात हो रही थी और उन्हें बड़ा हास्यास्पद लगा जब उन्होंने ये सुना कि हमारे यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल से ज़्यादा अच्छी सुविधाएं देते हैं। उसका कहना था कि कोई प्राइवेट एंटिटी गवर्नमेंट से अच्छी सुविधाएं कैसे दे सकती है, जबकि गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन एनी प्राइवेट एंटिटी। और जब इस तेजी से आप निजीकरण करते ही जा रहे हैं तो साहब सरकार का भी निजीकरण कर दो। सरकार क्या आप सिर्फ सत्ता की मलाई चखने के लिए रहेगी? सरकार अपने बुनियादी कामों से भी पीछे हट रही है। कृषि विधेयक का हम सब विरोध करते रह गए और इसी बीच श्रम कानूनों में भी सुधार हो गया। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो इसमें है, मैं जोड़ना चाहूंगा, वो ये है कि अब अगर किसी कंपनी के अंदर 300 या उससे कम एम्प्लॉय हैं तो वो कंपनी
अपने एम्प्लॉयज़ को कभी भी किसी भी वक्त बगैर नोटिस दिए निकाल सकती है। इससे काला कानून आज तक के इतिहास में इस देश में कभी पास नहीं हुआ। इस देश को बनाने के लिए नेहरू, लोहिया, महात्मा गांधी, अंबेडकर, ना जाने कितने लोगों ने अपना खून दिया है, तब जाकर ये देश बना है। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि अगर अब भी आप इन किसानों के साथ खड़े नहीं हुए हैं तो इनके साथ खड़े होइए, क्योंकि राहत इंदौरी साहब ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, मोहल्ले में सिर्फ हमारा मकान थोड़ी ही है। तो आज ये हैं, कल इनकी जगह पर आप खड़े होंगे। और मैं अपने सभी बेरोजगार साथियों से ये निवेदन करना चाहूँगा, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया पिछले कुछ दिनों में, मैंने ये देखा और मैंने अपना समर्थन भी दिया, आपको सपोर्ट भी किया। लेकिन ये समय है कि आप हमारे किसान भाइयों के साथ खड़े हों। याद रखिए, बचपन में हमने एक कहानी पढ़ी थी कि एक अकेली लाठी जो होता है उसको कोई भी तोड़ देता है, लेकिन जब लाठियों का बंडल बन जाता है तो उसे तोड़ना इतना आसान नहीं होता। तो इस वक्त मैं अपने बेरोजगार भाइयों से भी अपील करूंगा कि आप हमारे देश के किसानों के साथ खड़े होइए, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होइए, उनको समर्थन दीजिए। अगर लाठी चार्ज होता है तो पहली लाठी आप अपने ऊपर खाइए। किसी भी तरह से इस आंदोलन का समर्थन कीजिए, इस आंदोलन को बचाइए, क्योंकि ये हमारे देश की रीढ़ की हड्डी को बचाने की बात है। जाते जाते एक बात और जोड़ना चाहूँगा, यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना है ना, उस देश की कृषि को बर्बाद कर दो, अर्थव्यवस्था अपने आप बर्बाद हो जाएगी। तो आप इस चीज़ को समझिए, नागपुर का गोबर खाना बंद करिए, स्वयं अपने विवेक का इस्तेमाल करिए, आसपास की चीज़ों को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, आप समझ जाएंगे। धन्यवाद।